Hello dear students, in the previous lecture I have discussed work done and the power calculation with their units and different types of problem. In this section, in this segment we will be talking about energy, right? How to define the energy involved in anything that we are doing. Energy is simply, it can be defined as the ability of doing the work, right? So energy we can say is the ability to do work is the energy. Okay, this energy can be in any form. There are several forms of energy. We can say several forms of energy, such as kinetic energy, potential energy, और आप याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनको हम बोलते हैं एक वर्ड में मैकेनिकल एनर्जी. दिस इज मैकेनिकल एनर्जी. Simply we can say pressure energy, we can say light energy, we can say sound energy, we can say electric energy, There are several forms of energies that can be described in nature, right? Basically in this segment we will be talking about mechanical energy and their utilization. So kinetic energy, potential energy, in one word we say as mechanical energy. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है, किसको हम काइनेटिक कहेंगे, कब एनर्जी को काइनेटिक कहेंगे, कब पोटेंशियल कहेंगे. अगर इस तरह की बात हो तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हैं. काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय virtue. This is the energy possessed by virtue of motion of a body. Simply इसका मतलब ये कि अगर कोई बॉडी मूविंग है तो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी काइनेटिक जरूर होगी. दूसरी फॉर्म की भी हो सकती है. एक मूविंग ऑब्जेक्ट साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट भी, पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट भी जा सकती है, उसके फेवर में भी आ सकती है. लेकिन जो भी चीज मूविंग होगी उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी काइनेटिक वाली जरूर होगी. ये बात पहले आपको याद रखना है, राइट? तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इट एग्जिस्ट्स when the body has motion. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उन बॉडीज के लिए ली जाएगी जिसकी कोई मोशन होती है. तो अगर हम इसको डिराइव करना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूले क्या हैं या उसकी डेरिवेशन क्या है या किस तरह के हम उसकी डेरिवेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो हम क्या करें, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं. पहले देखिए, आइए. Now, let us say कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, अगर इसकी बात करें, कैसे करें, बेसिक ग्राउंड लाइन इक्वेशन क्या होगी, मैं पहले उसकी बात करता हूं. कि इमेजिन करिए कि एक बॉडी यहां पर रेस्ट पे है. दिस इज एट रेस्ट. एट रेस्ट का मतलब बेसिकली u इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब मान लीजिए कि मैंने इस बॉडी पर एक फोर्स लगाई F.
दिस इज द एफ फोर्स एक्टेड अपॉन द बॉडी, एक फोर्स हमने लगा दी एफ। बॉडी का मास को हम ले लेते हैं एम। मान लीजिए बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और बॉडी की एक वेलोसिटी यहां पर आ गई भी, दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू टी। और बॉडी ने सपोज इतना सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड। ये कैसे आई डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट आई जब हमने फोर्स लगाया बॉडी पे, ठीक है। तो जब हमने फोर्स लगा दी बॉडी में तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई, वो बॉडी जो रेस्ट पे थी ए पर वो बी पर आके मूविंग हो गई, या बी पर उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो गई। और u जीरो से लेकर v तक की वेलोसिटी लाने के लिए जो टाइम लगा वो है सपोज t, ठीक है। तो अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं कि बताइए वर्क डन कितना हुआ, तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? देखिए वर्क डन मैं लिखूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स को मैं क्या लिखूं? फोर्स को मैं लिखूंगा m इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूं? s, ठीक है। अच्छा, अब a क्या होगी? a इज द एक्सीलरेशन। तो देखिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इसकी बात करूं तो मैं बोलूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से अगर मैं a निकाल लूं बच्चे तो a आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये मेरी a निकल आई। जब ये a निकल आई, अगर मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट करना चाहूं तो क्या लिखूं? देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू ए के बदले में ये लिख लीजिए a इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s को s से काट दीजिए, ठीक है। तो ये कितनी आगे देखिए, इसको आप थोड़ा ओपन करके लिख लीजिए, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, s लिख लीजिए। लेकिन आपको गिवन है u इज इक्वल टू 0, तो अगर u 0 है तो ये वाली टर्म कितनी हो गई आपकी? 0। तो इसका मतलब अब जो वर्क डन आपके पास आया दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है पहले हम समझते। देखिए आप कितना वर्क कर सकते हैं, जितनी एनर्जी आप यूज करेंगे या जितनी एनर्जी आपने यूटिलाइज किया उसी के प्रोपोर्शनेट में आप वर्क करेंगे। तो आप बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी स्पेंट, ठीक है। तो अगर इस प्रिंसिपल के हिसाब से मैं बात करूं तो इस वर्क डन को मैं बोल सकता हूं एनर्जी। लेकिन एनर्जी कौन सी वाली? कब की एनर्जी? जब बॉडी मोशन में थी। और मैंने पहले बोला है कि जब भी बॉडी मोशन में हो तो एनर्जी का नाम क्या लेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर इस वर्क डन को अब हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहती है कि आपने कितना काम किया, ज्यादा से ज्यादा जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने स्पेंड किया, ठीक है। तो अगर ऐसा किया तो फिर जो वर्क डन हुई उसी को आप एनर्जी बोल सकते हो। लेकिन एनर्जी को कहने के लिए फॉर्म देखनी होगी कि बॉडी की किस फॉर्म की एनर्जी की बात हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी मोशन में है, तो अगर हमारी बॉडी मोशन में है इसका मतलब जो एनर्जी उससे एसोसिएटेड हुई वो काइनेटिक वाली हुई। तो अब इस वर्क डन को आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हो गया हाफ m v स्क्वायर, राइट। लेकिन अगर इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न की मैं बात करूं, देखिए आइए, अगर मैं बोलूं कि इफ
इनिशियल वेलोसिटी u इज नॉट इक्वल टू 0, अगर u 0 ना होती, मतलब जब आपने बॉडी को पहली बार देखा था तब उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 0 नहीं थी, तो आप क्या करिएगा कि तो सिंपली वर्क डन को आप ये लिखिए, आपके पास ये है फॉर्मूला, देखिए यही था ना आपका फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और इस वाली हाफ एम बी स्क्वायर को क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इसको क्या बोले, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या हुआ, दिस इज द मीनिंग दैट इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की चेंज हम निकाल सके तो वो भी वर्क डन हो जाएगी। अगर u 0 ले लो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इससे आगे थोड़ा हम और बात कर लेते हैं कि एनर्जी के साथ और काइनेटिक एनर्जी के साथ और क्या चीज एसोसिएट कर सकते हैं। आइए देखिए, आइए अगर हम थोड़ा एसोसिएशन की बात करें काइनेटिक एनर्जी के साथ तो कैसे करें। देखिए अब हमने फॉर्मूला बनाया है, वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, तो अगर बच्चे मैं ऐसा करूं, देखिए कि यहां नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, नीचे m से मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर भी यहां भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया m स्क्वायर b स्क्वायर, उसको मैंने लिख दिया mb का होल स्क्वायर। अच्छा, बट व्हाट इज m इंटू v, आपको मैंने बताया m इंटू v इज p विच इज मोमेंटम, m इंटू v इज मोमेंटम। तो देयरफॉर अब मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी हो गई बच्चे p स्क्वायर बाई 2m, यानी अब काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला हमने बना दिया, जो हाफ एम बी स्क्वायर हम पहले जानते थे उसके अलावा भी एक फॉर्मूला बना दिया p स्क्वायर बाई 2m। ये दोनों फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी के हो गए, और क्योंकि ये एनर्जी है तो प्लीज याद रखिएगा कि इसकी SI यूनिट होगी, SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वाली कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट हम लिखेंगे जूल। ठीक है, ये एक दूसरी रिलेशनशिप हमने बना दी। अब देखिए अगर आपको मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि सपोज इफ मोमेंटम इज डबल्ड, मान लीजिए मोमेंटम को डबल कर दिया, हाउ काइनेटिक एनर्जी में चेंज। मान लीजिए ऐसा कुछ है कि अगर हमने मोमेंटम को डबल किया तो बताइए काइनेटिक एनर्जी किस तरह चेंज होगी। तो सिंपली हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से एसोसिएटेड कोई फॉर्मूला ढूंढिए। वो एक तो हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें मोमेंटम है ही नहीं, इसमें मोमेंटम है, ये वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए। तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं p स्क्वायर बाई 2m। तो आप सोचें कि अगर आप इसको डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, नहीं क्या। इफ p डैश बिकम्स 2p तो ke डैश कितनी हो जाएगी, p डैश, p के बदले में क्या लिखिएगा 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो ये कितनी हो गई बच्चे, ये हो गया 4p स्क्वायर बाई 2m, और p स्क्वायर बाई 2m को आप क्या बोल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी बोल रहे थे, तो आप इसको लिखिएगा 4 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर हमने मोमेंटम को डबल कर दिया, therefore काइनेटिक एनर्जी न्यू वाली, दिस इज न्यू काइनेटिक एनर्जी, दिस बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ आया, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको याद रहे कि अगर मोमेंटम को डबल कर दिया तो क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी को आधी कर दी तो बताइए मोमेंटम में क्या चेंज होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके साथ। इसको हटा लो। आइए अब हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ चलते हैं। तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम बोल रहे हैं अब पोटेंशियल एनर्जी। वी विल राइट इट्स नेम एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है,
इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, राइट। मैं लिख देता हूं इसको, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी by virtue of its position with reference to earth। मतलब अर्थ के रेफरेंस में बॉडी कहाँ है। अगर अर्थ पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अगर अर्थ के ऊपर है, अर्थ से किसी हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर अर्थ के नीचे है, अंदर है, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ये बात समझ आई। तो इसको कैसे यूज करें, कैसे डिराइव करें, इसके लिए देखिए कि मान लीजिए हम कहते हैं कि एक बॉडी है, यहाँ पर इसका मास है m, ये हमारी अर्थ है, दिस इज द ग्राउंड सपोज, और ग्राउंड से बॉडी की हाइट h है। अगर है तो देखिए यहां पर बॉडी का वेट कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ना, W इक्वल टू एम इंटू जी। इसको हम कह सकते हैं फोर्स। तो अगर इस बॉडी को मैं यहां से गिरा दूं तो ये बॉडी फाइनली इस तरह से यहां पर आ जाएगी, है ना। तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे इफ द बॉडी is dropped, then its displacement, if the body is dropped, then its displacement on reaching the ground, will be equal to h. This is the displacement. अच्छा, वर्क डन कैसे लिखते हो बच्चे आप? वर्क डन लिखते हो एफ एस कॉस थीटा। ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन अभी हमने की है। तो फोर्स को क्या लिखूं बच्चे में? फोर्स को लिखूं इसका वेट। वेट कितनी है? mg। तो फोर्स को मैंने लिख दिया mg। हाउ मच इज एस? एस इज द डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, तो उसको क्या लिखूं? h। और अगर बॉडी इधर ही आ रही है और फोर्स भी देखिए इधर ही लग रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? cos 0 डिग्री। यानी वर्क डन अब आपके पास आ गई m इंटू जी इंटू एच। और ये जो वर्क डन है, दिस इज द वर्क बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी अर्थ से कितनी ऊपर थी या कितनी नीचे आई, यही तो मतलब है। तो इसको आप क्या लिखिएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अब याद रहे कि ये h क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। जिस लेवल से आप बात कर रहे हैं उससे उसकी हाइट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की आपके पास फॉर्मूला ये बन गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। इससे भी रिलेटेड हम अगर एक क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ए बॉडी ऑफ मास 30 kg is at a height 20 meter from the ground. Find potential energy using G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो, तो देखिए सिंपली हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अब m आपका कितना है? 30 kg। g आपकी कितनी है? आपने लिया 10, और h कितनी है आपकी? 20 मीटर इंटू 20। सो दिस इज इक्वल टू 6000। और एनर्जी है इसलिए इसकी यूनिट क्या लिखिए? जूल। और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर हमारी फिगर थाउजेंड्स में आ रही है तो उसको बड़ी यूनिट में एक्सप्रेस कर लीजिए। इसको क्या लिखिए? 6 किलो जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी, ठीक है।
ये पोटेंशियल एनर्जी थी, इससे पहले जो हमने की वो काइनेटिक एनर्जी थी। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से होगी, उसके लिए हम बात करते हैं। आइए देखिए, मैं इसको हटा दूं, ठीक है। आइए नाउ लेट अस टॉक अबाउट कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए इसकी बात करते हैं कि पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। देखिए सुनिए, मान लीजिए एक बॉडी है यहाँ पे, ये है अर्थ, इसकी यहाँ से हाइट है सपोज h, मान लीजिए बॉडी की हाइट है h, मान लीजिए बॉडी का मास है m। तो अगर इस बॉडी को मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूं, दिस इज एट रेस्ट, स्टेशनरी है ये, द बॉडी इज स्टेशनरी। तो अगर मैं इसको ड्रॉप करूं, तो इफ आई ड्रॉप दिस बॉडी, तो बॉडी यहाँ ग्राउंड पर आ जाएगी। लेकिन जब ये ग्राउंड पर आएगी तो डेफिनेटली ये किसी वेलोसिटी से आएगी, v इज द वेलोसिटी एट ग्राउंड। तो अगर हम जानना चाहें कि ये किस वेलोसिटी से आएगी, तो देखिए क्या करें, आप क्या करिए, इसका नाम दीजिए a, इसका नाम दीजिए b, ठीक है। तो अब देखिए टोटल एनर्जी, TE स्टैंड्स फॉर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ना। A पर बॉडी रेस्ट पर है और उसकी कोई हाइट है ग्राउंड से, तो उसकी एनर्जी का नाम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चे, m इंटू जी इंटू एच। ये तो हो गई इसकी टोटल एनर्जी, कहां पर, एट A, ठीक है। दिस इज टोटल एनर्जी एट A। नाउ टोटल एनर्जी एट B की अगर बात की जाए, टोटल एनर्जी एट B अगर इसकी बात करें, तो B पर जब बॉडी आई तो उसकी हाइट 0 हो गई। जब बॉडी यहां पर पहुंची तो उसकी हाइट 0 हो गई, लेकिन उसकी वेलोसिटी थी। तो अब एनर्जी कौन सी वाली हुई, काइनेटिक वाली हुई, यानी अब ये हुई काइनेटिक। और क्या लिखूं मैं, हाफ mv², राइट। तो अब हम जानना चाहते हैं कि जब बॉडी यहां से यहां तक आई तो जितनी इसकी यहां पर टोटल एनर्जी थी उतनी ही इसकी यहां पर भी टोटल एनर्जी होगी। तो देयरफॉर हम बोलेंगे टोटल एनर्जी एट A शुड बी टोटल एनर्जी एट B। तो टोटल एनर्जी एट A को क्या लिख रहे हो आप, mgh, और टोटल एनर्जी एट B को क्या लिख रहे हो आप, हाफ mv²। तो अगर मैं इसको यूज करूं तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट। प्लीज चेक करिए, m से m कैंसिल कर दीजिए। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। मतलब बॉडी जब जमीन पर आएगी तो इस वेलोसिटी से आएगी। और इस जगह पे हम ये डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपसे कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी वो पोटेंशियल के फॉर्म में थी। जब बॉडी यहाँ से नीचे गिर गई तो उसकी एनर्जी गिरते समय काइनेटिक थी। तो यहाँ की टोटल एनर्जी पोटेंशियल थी जो एक्चुअली काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो अगर हम ऐसे कन्वर्जन कर सकें तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर आएगी। या ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं इफ हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर होती, मान लीजिए हाइट 20 मीटर होती, तो तब ये बॉडी जमीन पे किस वेलोसिटी से आती, तो हम क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच। अब v 2 तो 2 है, g को 10 ले लीजिए, h कितनी गिवन है आपको 20। सो दिस बिकम्स 400 अंडर रूट, एंड 400 अंडर रूट इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर बॉडी की जमीन से हाइट 20 मीटर की होती तो जब वो जमीन पर आती तो 20 मीटर पर सेकेंड से आती। ये बात ठीक है। इस तरह से हम एनर्जी की कन्वर्जन करते हैं। आइए अब हम इसके बाद बात करेंगे बेसिकली। देखिए अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि काइनेटिक क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्जन कैसे होती है, या पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्जन कैसे होगी, ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले उसकी बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं, अगर हम उसको डिस्कस करें पहले, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? याद रखिए, एक फोर्स को कंजर्वेटिव तब बोलेंगे जब उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन
इस बात का मोहताज ना हो कि बॉडी किस पाथ से आई थी। मतलब मान लीजिए सडनली अलग अलग पाथ से मैं बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ला रहा हूं, और अगर हर बार वर्क डन का टोटल सम उतना ही हो रहा है किसी भी पाथ से आने पर, तो जो फोर्स इन्वॉल्व हुई उसका नाम होगा कंजर्वेटिव फोर्स। याद रहेगा? तो हम बोलेंगे ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, a force is said to be conservative if through different path we get same amount of work done, then दिस फोर्स अप्लाइड, जो हमने अप्लाई की थी, विल बी कॉल्ड एज कंजर्वेटिव। दिस फोर्स विल बी कॉल्ड एज कंजर्वेटिव। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? ये हुई कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करें? देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक जगह था और ये ग्राउंड थी और ये बॉडी था, इसका मास m था, और इस बॉडी को यहां से हमने ऐसे गिरा दिया, बॉडी यहां पर आ गई। दिस इज पाथ ए। इसकी हाइट मान लीजिए h, दिस इज हाइट h। तो अगर मैं वर्क डन थ्रू पाथ ए निकालूं तो क्या बोलूंगा? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना बच्चे? एफ इसकी वेट हो जाएगी एम जी, यही फोर्स लग रही है, यही फोर्स इसको गिरा रही है, तो वो होगा एम जी। एस कितना हुआ बच्चे? एच। और कॉस थीटा क्या हुआ? जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो ये कितना हो गया? कॉस 0 डिग्री। यानी वर्क डन थ्रू पाथ है आ गया एम जी एच, दिस इज डब्ल्यू ए। अब मान लीजिए इस बॉडी को मैं ऐसे नहीं लाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये बॉडी जो है इस तरह से आए। देखिए पहले इधर आए, फिर इधर जाए, फिर इधर आए, फिर इधर चले जाए, यहां आ जाए, इस तरह से आए। बॉडी पहले इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए और फिर इधर आ जाए। अगर ऐसा हो, इस वाले को बोलो S1, इस वाले को बोलो S2, इसको बोलो H1, इसको बोलो H2। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। तो अगर मैं वर्क डन निकालू, वर्क डन थ्रू नेक्स्ट, दिस इज अनदर पाथ, दिस इज पाथ B, पाथ B। अगर उससे निकालूं तो कैसे बोलूंगा? वर्क AB में कितना हुआ, यहां कितना हुआ, वर्क BC में कितना हुआ, वर्क CD में कितना हुआ और वर्क DE में कितना हुआ, अगर ये निकालो। अब देखिए AB वाली वर्क डन की अगर आप बात करेंगे तो फोर्स इधर है mg, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना है इसके बीच में? 90 डिग्री। चेक करिए, तो हम बोलेंगे mg S1 cos 90, ये वाली चेक कर लीजिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल 90, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल 90, तो ये तो हो गया ये वाला। अब वर्क BC, वर्क BC में अगेन फोर्स क्या लगा? जब बॉडी यहां आएगी तो फोर्स क्या है? अब mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h1, और कॉस थीटा क्या लिखो? कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिधर mg उधर ही h1, तो ये हो गया कॉस 0। नाउ प्लस वर्क डन CD अगर निकालो, अगेन CD में बॉडी यहां पर है, यहां mg, इधर डिस्प्लेसमेंट, एंगल चेक करिए, एंगल कितनी है? अगेन 90 डिग्री। क्या लिखूं? mg S2 cos 90 डिग्री। नेक्स्ट प्लस वर्क डन DE में करिए, यहां जब बॉडी थी, यहां इसकी फोर्स लगी कितनी? mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h2, तो mg h2, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखूं? cos 0। अब देखिए ये हमने टोटल वर्क डन निकाला, प्लीज चेक करिए।
यहाँ की वर्क डन निकाली, यहाँ की निकाली, यहाँ की निकाली और यहाँ की निकाली, दिस इज टोटल वर्क डन। एक बार गौर से देखिएगा प्लीज कि जिस टर्म में cos 90 है वो टर्म 0 हो गई, ठीक है, और cos 0 हम जानते हैं 1 होती है, तो आपके पास कितना आ गया mg h1 प्लस h2, क्योंकि यहाँ पर h1 है और यहाँ पर h2 है, वो दोनों टर्म रिमेनिंग दूसरे टर्म थे वो 0 हो गए हैं, तो यहाँ से कितना आ गया mg इंटू h1 प्लस h2, एंड प्लीज चेक योर फिगर, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दिस h, तो आप इसको क्या लिखें h, दिस इज वर्क डन थ्रू पाथ बी। आप चेक कर लीजिए, वर्क डन थ्रू पाथ बी जितना आया वर्क डन थ्रू पाथ ए उतना ही है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, mg, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। दिस फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, क्योंकि वर्क डन थ्रू पाथ ए जितनी हुई वर्क डन थ्रू पाथ बी भी उतनी ही हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वर्क डन थ्रू पाथ ए इज इक्वल टू वर्क डन थ्रू पाथ B. So, force mg is called conservative. इस फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। आइए चेक कर लीजिए, हम फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। एक बार आप जस्ट गो थ्रू करिए कि जिस तरह से हमने दो अलग अलग पाथ से निकाला, इससे भी निकाला और इससे भी निकाला, और जो टोटल पाथ में, दोनों ही पाथ में जो वर्क डन थी वो सेम थी, इसलिए हम उस फोर्स को क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। आइए इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम इसकी बात करना चाहें, वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजर्वेशन का मतलब यह है कि चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी की टोटल जितनी एनर्जी है, अब उस एनर्जी की फॉर्म्स तो चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी में, उसकी टोटल एनर्जी की मैग्नीट्यूड में कोई ऐसी चेंज नहीं आएगी, जिसको हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अपने आप में ये मतलब है कि टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन ए बॉडी और ए सिस्टम रिमेन सेम। टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन a body or a system remains same. Only the forms of energy changes from one to other. बॉडी की टोटल एनर्जी कंटेंट सेम रहेगी, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल साउंड में, काइनेटिक एनर्जी लाइट एनर्जी में, इस तरह की कन्वर्जन हो सकती है, लेकिन जो उसकी टोटल एनर्जी सिस्टम की रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी या हमेशा सेम रहेगी। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि एनर्जी लॉस या गेन जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में ऐसे कहते हैं, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी मीन्स। इसको आप इस तरह से भी कहिए, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय any means, but its form only changes from one to other. ये एक बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसकी एप्लीकेशन हम हर बार हर तरह की कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अब किस तरह से किया जाता है मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता दूं, और उससे हमको पता चलेगा कि कंजर्वेशन किस तरह से करनी चाहिए। आइए देखिए, से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं
कि सपोज ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी कोई एंगल ले लीजिए थीटा, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ ले लीजिए सपोज एल, एल इज द लेंथ ऑफ प्लेन, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ये उसकी लेंथ ले लीजिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि बॉडी को यहां पर रखा, ये पोजीशन ये है, ये रेस्ट पर है, फिर ये बीच में यहां आ गई, सेंटर पोजीशन पर आ गई, इसकी कोई वेलोसिटी है यहां पर भी, इसकी रेस्ट का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है 0। मान लीजिए मास ऑफ द बॉडी है m, अगर ऐसी सिचुएशन है, और अगर इसको मैं बोलूं ये पोजीशन b है, तो देखिए टोटल एनर्जी अगर a पर निकालना चाहूं, टोटल एनर्जी एट a अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं? टोटल एनर्जी एट a अगर मैं ये निकालना चाहूं तो क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है a पे, तो उसकी एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल होगी, क्योंकि ग्राउंड से वो इतनी हाइट ऊपर है, इसकी हाइट भी गिवन है मान लीजिए h, ये भी आपको गिवन है h। तो टोटल एनर्जी एट a को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। यहां a पर टोटल एनर्जी इतनी है। अच्छा, अगर मैं टोटल एनर्जी b पर निकालना चाहूं तो b पर देखिए उसकी कुछ हाइट भी है ग्राउंड से, प्लीज चेक करिए, ये उसकी हाइट है और उसकी कोई वेलोसिटी भी है, यहां पर इसकी वेलोसिटी भी है और इसकी हाइट भी है, यानी उसकी एनर्जी पोटेंशियल वाली भी है और काइनेटिक वाली भी है। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी और काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये हम लिखेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा मैं? m इंटू जी इंटू ये वाली हाइट, लेट अस से दिस हाइट इज h1, तो इस हाइट को लिखिए आप h1। और b पर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखिए? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें आपके पास a पर थी, ये चीजें आपके पास b पर है। अब अगर आप h1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप निकालना चाहें, तो देखिए आपको उसने बोला ना कि ये वाली डिस्टेंस l/2 है, यहां से यहां तक l/2 है, तो ये रिमेनिंग भी कितनी हुई? ये भी l/2 हुई। और ये एंगल आप कितना जानते हैं? थीटा। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं देखूं तो इस ट्राइंगल में आप भी देखें साइन थीटा कितना लिख सकते हैं बच्चे? साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू h1 डिवाइडेड बाई l/2 p/h। तो इसको मैं लिखूं h1 बाई l/2। तो यहां से h1 क्या आ गया बच्चे? h1 आ गया l/2 साइन थीटा, ये आपका h1 आ गया, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू यहां पुट करना मैं चाहूं तो मैं क्या लिखूं? इज इक्वल टू m g h1 एंड h1 इज l/2 साइन थीटा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। अब ये v की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो कैसे निकाला जाए वो भी देखिए। अगर आप a टू b में, ये आपकी a टू b पाथ है, ये a था, ये आपका b था, बॉडी यहां पर रेस्ट पर थी, u इज इक्वल टू 0 था, बॉडी की यहां पर वेलोसिटी इधर की तरफ थी, इधर की तरफ उसकी वेलोसिटी थी और ये डिस्टेंस कितनी थी? l/2। तो बॉडी की, ये जो बॉडी यहां पर थी, इसकी यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी? g थी, ठीक है। तो अगर आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है, देखिए ये जो एंगल थीटा है, अगर आपने यहां पर एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये बॉडी की वेट लग रही थी या इसकी जी लग रही थी, तो ये वाली एंगल भी हो जाएगी इतनी जितनी ये है, दैट इज थीटा, ठीक है। तो इस जी का इधर के तरफ वाला कंपोनेंट कितना होगा? जी साइन थीटा, दिस इज ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। मतलब ये जो ए है, अगर इधर की तरफ ये जी है तो इसको मैं अगर इधर की तरफ लाना चाहूं तो ए हो जाएगा बच्चे जी साइन थीटा, ठीक है। तो अब अगर ए टू बी के बीच में नाउ बिटवीन ए टू बी,
अगर मैं लिखूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v मैं नहीं जानता, u 0 है, a आपने निकाला कितना है g साइन थीटा लिख दीजिए, एंड s कितना है आपका l/2, ये भी लिख दीजिए। तो यहाँ से बच्चे v स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, gl साइन थीटा, ये आपने लिख दिया। अब आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए आइए, तो ये हो गया mgl/2 साइन थीटा प्लस हाफ इंटू m, एंड v स्क्वायर की वैल्यू ये है आपकी gl साइन थीटा, ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो अब ये टोटल कितना आ गया देखिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें, mg साइन थीटा दोनों में है और l भी दोनों में है, सबको ऐड कर लिया अगर, तो कितना आ गया ये m इंटू जी इंटू एल इंटू साइन थीटा, अगर कॉमन ले लूँ तो पहले ब्रैकेट में आपका बच गया 1/2, दूसरे ब्रैकेट में बच गया 1/2, दिस बिकम्स 1, सो दिस इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी टोटल एनर्जी एट ए तो mgh थी, तो फिर यहाँ पर टोटल एनर्जी एट बी mgl साइन थीटा क्यों हो गई। तो अगर हम थोड़ा गौर करें और भी चीज देखें, देखिए मैं इसको हटा देता हूं, पहले इसको हटा लीजिए। अब आपकी ये बड़ी वाली ट्राइंगल थी, देखिए मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ, यही ट्राइंगल को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, ये h था, ये l था, ये थीटा था, ऐसा था बच्चे। तो अगर इस बड़ी ट्राइंगल में आप बोलेंगे साइन थीटा, तो कितना लिखिएगा आप h/l, साइन थीटा इज h/l। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी एट बी, इसको लिखिए m इंटू जी इंटू एल, एंड साइन थीटा को लिखिए h/l, l काट दीजिए, तो कितना आ गया m इंटू जी इंटू एच। अब आप गौर से देखिए कि टोटल एनर्जी ए पर जितनी थी, टोटल एनर्जी बी पर उतनी हो गई। देयरफॉर हम लिखेंगे टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, सो एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी और डिस्कशन करके एंड आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से एनर्जी का कैलकुलेशन कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी मोर लिटिल बिट। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।